नमस्ते सभी को। अब मैं आपको ब्लू एफएम ऐप के एक फीचर के बारे में बताता हूँ। अगर आप ब्लू एफएम पर डेली एपिसोड बिना रुकावट सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पर मेंबरशिप का विकल्प भी मौजूद है। मेंबरशिप लेने के लिए सबसे पहले ब्लू एफएम ऐप ओपन कीजिए। फिर क्रिएटर्स वाले ऑप्शन में जाइए। वहाँ पर क्रिएटर्स के प्रोफाइल पर टच कीजिए। जैसे अभी स्क्रीन पर ब्लू एफएम का प्रोफाइल दिख रहा है। यहाँ पर आपको 29 रुपए की मंथली मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा। मेंबरशिप लेने पर आप पूरे 1 महीने तक ब्लू एफएम क्रिएटर्स की सारी ऑडियो बुक्स फ्री सुन सकते हैं। अगर कोई मेंबरशिप नहीं लेना चाहता, तो कॉइन्स का ऑप्शन भी उपलब्ध है। कॉइन्स लेने के लिए प्रोफाइल में जाकर बाय कॉइन्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिलता है 1 रुपए में 50 कॉइन्स, 5 रुपए में 300 कॉइन्स और 10 रुपए में 700 कॉइन्स। इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार मेंबरशिप या कॉइन्स दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। बस ब्लू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक्स का मजा लीजिए। उम्मीद है कि जल्द ही ब्लू एफएम सदस्यता के 100 सपोर्टर्स पूरे हो जाएंगे। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। बाहर आकाश में अंधेरा छाने लगा था। पार्क हयात रेजिडेंसी, एक बड़ा आलीशान अपार्टमेंट जिसमें 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। दिन भर की भागदौड़ के बाद समर ने अन्विता की मदद से आखिरकार अपना सारा सामान अन्विता के घर में शिफ्ट कर लिया था। लिविंग रूम की दीवार पर टंगी विवान और अन्विता की शादी की तस्वीर देखकर समर की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, अन्विता, मैंने तुम्हें जो ऑयल पेंटिंग दी थी वो कहाँ है? मुझे याद है तुम उसे हमेशा लिविंग रूम में लगाती थीं। अचानक उसे कहाँ रख दिया? मैं उसे देखते देखते बोर हो गई थी, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अन्विता ने किचन से 2 गिलास गर्म पानी निकालते हुए जवाब दिया। जब उसने समर को उस पेंटिंग के बारे में पूछते सुना तो उसकी आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी। अच्छा तो ये बात है, समर ने समझदारी का नाटक करते हुए कहा। कुछ समय बाद किसी चीज से ऊब जाना तो स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही जैसे तुम और विवान इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे से ऊब गए थे। अगर तुमने उसे बदल दिया तो कोई बात नहीं, आखिर वो सिर्फ एक पेंटिंग ही तो थी। मैं तुम्हें बाद में एक नई पेंटिंग ला दूंगा। एक नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों को बदलना अच्छा होता है। उसका इशारा साफ था और अन्विता, जो कोई बेवकूफ नहीं थी, उसकी बात का मतलब आसानी से समझ गई। लेकिन वो समर के साथ इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया और रात का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। अन्विता के किचन में जाने का फायदा उठाते हुए समर ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसने जल्दी से उस पारदर्शी पैकेट से पाउडर अन्विता के पानी के गिलास में डाला और उसे अच्छी तरह हिला दिया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि पाउडर पूरी तरह से गर्म पानी में घुल नहीं गया, और फिर उसने गिलास को वापस उसकी जगह पर रख दिया। अन्विता ने पहले अपनी मां से खाना बनाना सीखा था, लेकिन विवान से शादी करने के बाद उसने कभी किचन में कदम नहीं रखा था। विवान के जाने के बाद अन्विता ने फिर कभी खाना नहीं बनाया। वो ज्यादातर बाहर खाना खाती थी या फिर बाहर से मंगवा लेती थी। हालांकि अभी उसे समर की देखभाल करनी थी, इसलिए अन्विता को मजबूरी में खुद खाना बनाना पड़ा। 5 साल बाद जब उसने दोबारा खाना बनाया तो साफ दिख रहा था कि उसका हाथ तंग हो चुका है। 3 साधारण डिश बनाने में ही उसे 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया और वो देखने में भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। सॉरी, मुझे खाना बनाए हुए काफी वक्त हो गया है, इसलिए मेरी आदत छूट गई है। टेबल पर रखी घर की बनी 3 साधारण प्लेटों को देखकर अन्विता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जो उसके लिए बहुत कम होने वाली बात थी। इस वक्त वो खुद को विवान और उसके हाथ के बने स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचने से नहीं रोक पाई। शायद किसी चीज को खोने के बाद ही हमें उस खूबसूरती की असली कीमत समझ आती है जो कभी हमारे पास थी। कोई बात नहीं, अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो भी मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर खुशी होगी, अन्विता। समर दिल खोलकर हंसा और खुशी खुशी अपना कटोरा उठाकर खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने टमाटर और अंडे की सब्जी का एक निवाला अपने मुंह में डाला, उसका चेहरा एक पल के लिए अजीब हो गया। ये तो बहुत ही बेकार है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती चावल के कुछ कौर खाए और उन्हें निगल लिया। दोनों ने खाते हुए बातें की। भरपेट खाना खाने के बाद समर ने कहा कि उसे प्यास लगी है। बिना कुछ सोचे अन्विता टेबल से पानी के 2 गिलास ले आई। एक गिलास समर को दिया और दूसरे गिलास से खुद एक छोटा सा घूंट पी लिया। समर अपना पानी पीता रहा,
लेकिन उसकी नजरें लगातार अन्विता पर टिकी थीं। अन्विता को पानी पीते देख समर मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। अन्विता ने अपना पानी का गिलास नीचे रखा, खड़ी हुई और बोली, समर, अगर तुम बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर टीवी देख लो, मैं टेबल साफ कर देती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। समर मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, अन्विता, तुम अब तक मिली सबसे अच्छी और संस्कारी महिला हो। सच कहूं तो मुझे विवान से जलन होती है। भले ही उसने तुम्हें तलाक दे दिया हो, लेकिन कम से कम 5 साल तक तो तुम उसके साथ रहीं। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कभी इतना एहसान फरामोश नहीं होता। उसके पास पहले से ही सबसे अच्छी चीज थी, फिर भी वो दूसरी औरतों के पीछे भागता रहा। वो बेवकूफ है जिसने तुम्हारे जैसी अनमोल चीज खो दी। अन्विता की आंखों में थोड़ा दर्द झलक आया। वो फीका सा मुस्कुराई, मेज से बर्तन उठाए और किचन में चली गई। समर ने थोड़ी देर इंतजार किया और जब उसे लगा कि किचन से आने वाली आवाजें कम हो गई हैं, तो उसने जानबूझकर आवाज लगाई, अन्विता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगी? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अन्विता लाल चेहरे और आंखों में अजीब सी सुस्ती लिए किचन से बाहर निकली। अन्विता, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पैर में बहुत तकलीफ हो रही है। समर अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर माफी के भाव थे। अन्विता ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। बोलते हुए अन्विता पास आई, समर का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे दूसरे बेडरूम की ओर चलने में मदद की। लिविंग रूम के सोफे और दूसरे बेडरूम के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब अन्विता ने समर को दूसरे बेडरूम में बिस्तर तक पहुंचाया, तो वो पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रही थी और जोर-जोर से हाँफ रही थी। अन्विता, तुमने बहुत मेहनत की है। क्यों न तुम थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लो? यह देखकर समर ने दयालु बनने का नाटक किया और अन्विता की कलाई पकड़कर उसे बिस्तर के किनारे पर बैठने के लिए खींच लिया। अन्विता को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सबसे बड़ी बात, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने तंग कपड़े उतार दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि यह समर का कमरा था। समर, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मैं अपने कमरे में जाकर लेटना चाहती हूँ। जैसे जैसे उसका होश धुंधला पड़ने लगा, अन्विता ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। वो अपने कमरे में वापस जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, समर ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली, उसे जबरदस्ती से खींच लिया और उसे जाने से रोक दिया। अन्विता को थोड़ा गुस्सा आया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि समर उसे बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। अन्विता, मत जाओ, मुझे तुम पसंद हो। थोड़ी बहुत समझ बाकी होने के कारण अन्विता ने समर को तुरंत मना कर दिया। समर, मेरी शादी विवान से हुई थी, हम सिर्फ दोस्त हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा और विवान का तो पहले ही तलाक हो चुका है। वो तुम्हारे सामने ही दूसरी औरत के साथ तुम्हें धोखा दे रहा था। क्या तुम्हारे मन में उसके लिए अब भी कोई भावना बची है? समर, ये विवान और मेरे बीच का मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। विवान तुम्हें प्यार करना नहीं जानता था, लेकिन मैं अलग हूं। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बना दूंगा। अन्विता, प्लीज मुझे एक मौका दो। इतना कहने के बाद समर ने जोर से खींचा और अन्विता को बिस्तर पर गिरा लिया। उसने करवट बदली और अन्विता को अपने नीचे दबा लिया। वो उसे किस करने ही वाला था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। समर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हटो। अन्विता ने समर की हरकतों से बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी शारीरिक तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी और उसका होश धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। यहां तक कि उसकी सोचने समझने की शक्ति भी उस नशीली दवा के असर से खत्म होने वाली थी। जैसे ही वो खुद को पूरी तरह खोने वाली थी, अचानक विवान का चेहरा उसके दिमाग में उभर आया। उस पल उसे लगा जैसे उसने विवान को देख लिया हो। विवान बिस्तर के पास खड़ा था और बेहद नफरत और गुस्से भरी नजरों से उसे घूर रहा था। वो नजर किसी तेज धार वाले चाकू की तरह थी, जो सीधे उसके दिल को भेद रही थी। नहीं! अन्विता जोर से चीखी और उसने पूरी ताकत लगाकर समर को धक्का दे दिया। समर, जो अन्विता के कपड़ों के बटन खोल रहा था, अचानक बिस्तर से धक्का लगने पर नीचे गिर गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसकी टूटी हुई टोंग में इतना तेज दर्द हुआ कि उसके पसीने छूट गए। अन्विता, क्या तुम पागल हो गई हो? असहनीय दर्द से तड़पते हुए समर के मुंह से गाली निकल गई, लेकिन अन्विता ने मानो उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो झट से उठी और पीछे मुड़े बिना कमरे से बाहर भाग गई।
वो वापस अपने मास्टर बेडरूम में आई। अन्विता ने अंदर से दरवाजा बंद किया और सीधे बाथरूम में चली गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शावर चालू कर दिया। ऊपर से गिरता हुआ ठंडा और ताज़ा पानी उसे होश में ला रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पहले की धुंधली आंखें अब धीरे धीरे साफ और चमकदार हो गईं। सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं और उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसे नशीली दवा दी गई थी। उसी पल उसे अचानक अपने पिता की वो चेतावनी याद आ गई जो उन्होंने जाने से पहले दी थी। उन्होंने उसे कहा था कि समर से सावधान रहना, और यह भी कि समर एक ऐसा घटिया इंसान है जिसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। देर रात का वक्त था। विवान को होश आया। आंखें खोलते ही जो मंजर उसके सामने था, उसे देखकर वो सन्न रह गया। वो एक छोटे से कमरे में था जहां हल्की रोशनी और बहुत तेज बदबू फैली हुई थी। वहां का माहौल बेहद घिनौना था। वो एक साधारण लकड़ी के पलंग पर लेटा हुआ था और पता नहीं कब उसके चेहरे पर लोहे का एक मास्क पहना दिया गया था। उसने उस मास्क को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था और चाबी के बिना उसे खोलना नामुमकिन था। यहां तक कि कमरे का दरवाजा भी भारी लोहे का था, बिल्कुल किसी जेल की तरह। विवान अभी घबरा ही रहा था कि अचानक कमरे के ऊपर लगे स्पीकर से रोज की नशीली आवाज सुनाई दी। छोटे, तुम जाग गए। नींद अच्छी आई क्या? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है किसी को ऐसे कैद करना और उसकी आज़ादी छीनना गैरकानूनी है। विवान गुस्से में जोर से दहाड़ा, लेकिन जवाब में रोज बस खिलखिलाकर हंस पड़ी। विवान, यहां तुम्हें कोई नहीं जानता और तुम्हें बचाने भी कोई नहीं आने वाला। अगर तुम यहां से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। नियम? कैसे नियम? विवान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे रोज का मतलब समझ नहीं आया। रोज की आवाज फिर से गूंजी। ये एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग है। अब तुम मेरे फाइटर हो। अगर चाहो तो यहां से जा सकते हो, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए यहां लगातार 10 मैच जीत सको। जाने देने के साथ साथ मैं तुम्हें अच्छा खासा बोनस भी दूंगी। मैं नहीं लड़ूंगा। विवान ने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। विवान, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास मुझसे मोलभाव करने का कोई अधिकार है? मैं तुम्हें नियम बता रही हूं, तुमसे सलाह नहीं मांग रही। तैयार हो जाओ, पहला मैच आधे घंटे में शुरू होगा। रोज की आवाज में ताना मारने वाला लहजा साफ था। पागल औरत, मुझे अभी जाने दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। विवान ने जोर से गाली दी, लेकिन कमरे में सन्नाटा छा गया। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। लोहे का भारी दरवाज अपने आप खुल गया। विवान ने एक पल सोचा, फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। बाहर निकलते ही उसे चारों तरफ से कंटीले तारों से घिरा एक अखाड़ा दिखाई दिया, जहां रोशनी थोड़ी कम थी। इस समय लोहे का मास्क पहने एक और आदमी पहले से ही अखाड़े में खड़ा था। उस आदमी का कद लगभग विवान के बराबर ही था। वो नंगे पैर था और उसने फटी हुई जेल की वर्दी पहन रखी थी। विवान दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन लोहे के मास्क के अंदर से वो उसकी खून की प्यास से भरी आंखें देख सकता था। टन-टन जैसे ही घंटी बजी, नंगे पैर वाला आदमी तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और विवान पर जोरदार वार किया। मुझे मत मारो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, विवान ने हैरान होते हुए कहा और उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि उस आदमी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में अपनी मुट्ठी से विवान के चेहरे पर लगे लोहे के मास्क पर जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! एक भारी आवाज के साथ विवान का सिर चकरा गया। वो लड़खड़ाया और रिंग के फर्श पर गिर गया। धुम धुम धुम। अपना वार सही लगने के बाद उस आदमी की आंखों में खून की प्यास और भी भड़क उठी। वो आगे बढ़ा, विवान को नीचे दबोच लिया और उसके सिर पर लगातार मुक्के बरसाने लगा। दर्द की एक लहर विवान के शरीर में दौड़ गई और इस हमले से उसे भी गुस्सा आ गया। उसने पूरी जान लगाकर उस नंगे पैर वाले आदमी को धक्का दिया और जैसे ही वो जमीन से उठा, उस आदमी ने उस पर फिर से हमला कर दिया। विवान और वो आदमी आपस में भिड़ गए। दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे और लगातार एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात कर रहे थे। 10 मिनट बाद वो आदमी पूरी तरह थक चुका था। विवान ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उस आदमी को उठकर दोबारा हमला करने से रोकने के लिए विवान रुका नहीं। वो उस पर टूट पड़ा और तब तक मारता रहा जब तक कि उस आदमी ने हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया। तभी विवान रुका। वो हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे पर चोट लग गई थी और बहुत जलन हो रही थी। किस्मत वाले हो, लेकिन ये तो बस पहला मैच था। अभी तक के तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए तुम्हारे लिए लगातार 10 मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। अचानक
रिंग के नीचे से रोज की आवाज सुनाई दी। उसी समय आसपास की सभी लाइटें अचानक जल उठीं। अचानक पड़ी तेज रोशनी से विवान की आंखें चौंधिया गईं। जब उसकी आंखें रोशनी की आदी हुई तो वो अपने आसपास के माहौल को साफ साफ देख पाया। ये जगह सचमुच एक जमीन के नीचे बनी जेल थी। इस जेल में 2 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर 10 से ज्यादा कमरे थे जो भारी लोहे के दरवाजों से बंद थे। दूसरी मंजिल पर एक रेलिंग थी और रेलिंग के पीछे लोहे के दरवाजों से बंद कालकोठरियां थीं। हर लोहे के दरवाजे में एक छोटा सा चौकोर छेद था और उस छोटे से छेद से खूंखार और दरिंदा आंखें बड़ी उत्सुकता से बाहर झांक रही थीं। ये कौन सी जगह है? लोहे के मास्क के नीचे विवान के चेहरे पर हैरानी थी। विवान, पिंजरे के अखाड़े में तुम्हारा स्वागत है। रोज अखाड़े के नीचे खड़ी थी। पिछली बार जब विवान ने उसे देखा था तब उसने आसमानी नीले रंग की ड्रेस पहनी थी, लेकिन इस बार उसने गहरे लाल रंग की फिटिंग वाली एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। उस लिबास ने उसकी खूबसूरती और उसके विधवा होने के दर्द दोनों को और भी निखार दिया था, जिससे वो और भी आकर्षक लग रही थी। लेकिन इस समय विवान के मन में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। उसके पीछे काले रंग की बनियान पहने 4 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे। ये बॉडीगार्ड्स बेहद खूंखार और डरावने दिख रहे थे। यहां तक कि जब वे चुपचाप खड़े थे तब भी उनसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। तुम पागल हो, तुम सब पागल हो। विवान हांफते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, बेहोश होने की कगार पर था। लेकिन उसकी चीख पुकार का जवाब हंसी और सीटियों की लहर के रूप में मिला। ये आवाजें चारों दिशाओं से आ रही थीं और इन आवाजों का स्रोत वो बंद कालकोठरियां ही थीं। सिस्टर रोज, अगला राउंड मुझे संभालने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं 3 मिनट में इसकी गर्दन तोड़ सकता हूं। हा हा हा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं इस नौसिखिए को एक हाथ से आसानी से हरा सकता हूं। बच्चे, दुआ करना कि तेरा पाला मुझसे न पड़े, वरना मैं तुझे बताऊंगा कि असली हैवानियत क्या होती है। तभी एक और आवाज आई। सिस्टर रोज, मेरी एक विनती है। क्या आप मुझे और इसे एक ही सेल में रख सकती हैं? मैं इतने लंबे समय से किसी मर्द के साथ नहीं रही हूं। हर कोठरी से गंदी और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उनमें एक महिला की आवाज भी शामिल थी। विवान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो जीते जी नरक में आ गया हो। यहां कोई कानून नहीं था, कोई दया नहीं थी, केवल नफरत और खून खराबे की भूख थी। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमेशा के लिए यहां रहना कैसी भयानक सजा होगी। वो जाना चाहता था, वो यहां से भाग जाना चाहता, लेकिन वो लाचार था। विवान के शरीर में कड़ाके की ठंड दौड़ गई और उसके हाथ कांपने लगे। वो बुरी तरह डर गया था। विवान, तुम्हारे पास 10 दिन हैं। अगर तुम बच गए और अपने हर दुश्मन को हरा दिया तो तुम जा सकते हो। अगर नहीं तो तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी यहीं इसी कैद में बितानी होगी, जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। रोज की आवाज गूंजी। उसके शब्दों ने विवान को एक उम्मीद दी। हालांकि विवान के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन जैसा कि रोज ने कहा, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मानवाधिकार नहीं था। वो इस जगह से तभी निकल सकता था जब वो एक जंगली जानवर की तरह अपने विरोधियों को लगातार हराता रहे। विवान अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि रोज की शैतानी आवाज फिर से गूंज उठी। ओ मेरी राक्षसी, मैंने तुम्हारी विनती मान ली है। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए उसके कमरे में रात बिताने का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन याद रखना, इसे जान से मत मारना। हा हा हा। यह सुनकर वो महिला जिसने पहले विवान के साथ बंद होने की मांग की थी, खुशी से खिलखिला उठी और पागलों की तरह हंस पड़ी। शायद बहुत ज्यादा उत्साह और खुशी के कारण उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। शुक्रिया, सिस्टर रोज। आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। विवान, अपनी आने वाली जिंदगी के मजे लो। यह अनुभव तुम्हें पूरी तरह बदल कर रख देगा। रोज ने विवान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जिसका मतलब विवान समझ नहीं पाया। यह कहकर वो मुड़ी और अपने 4 हट्टे-कट्टे, खूंखार बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली गई। रुको, तुम मुझे यहां छोड़कर नहीं जा सकती। यह देखकर विवान घबरा गया। वो झट से उठा और लोहे की जाली की ओर भागा। लेकिन अगले ही पल, जैसे ही उसने जाली को दुआ, बिजली का एक तेज झटका लगा। विवान दर्द से चीख उठा और करंट लगते ही तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से उसी कम रोशनी वाले छोटे से कमरे में था। वहां अभी भी वही जानी पहचानी तीखी और सीलन भरी बदबू थी, लेकिन उस बदबू के बीच खाने की हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। गुड़गुड़। विवान के पेट से भूख के मारे आवाजें आने लगी। वो उठकर बैठ गया और उसकी नजर तुरंत बिस्तर के पास रखी लोहे की थाली पर पड़ी।
थाली में मटन का एक बड़ा टुकड़ा, रोस्टेड मीट, कुछ उबली हुई सब्जियां और कटे हुए फल रखे थे। विवान ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और अभी अभी हुई लड़ाई के बाद वो भूख से बेहाल था। खाना देखते ही वो बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ा और जानवरों की तरह बड़े बड़े निवाले खाने लगा। खाना बहुत स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन पेट भरने के लिए काफी था। पेट भरकर खाने के बाद विवान ने उस छोटे से कमरे का बारीकी से मुआयना किया, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। कमरा चारों तरफ से बंद था और लोहे के दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहां खिड़की तक नहीं थी। भागने की बात तो बहुत दूर थी। लानत है। जांच पड़ताल करने के बाद विवान खुद को कोसने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा। हालात को देखते हुए अकेले इस जगह से भाग निकलना नामुमकिन था। उसने सोचा कि किसी को आवाज देकर मदद मांगे, लेकिन जब वो जागा तो उसका फोन गायब था। चर्रर। अभी विवान भागने या मदद मांगने के बारे में सोच ही रहा था कि लोहे का दरवाजा एक बार फिर रिमोट से खुल गया। विवान को लगा कि शायद उसे फिर से बाहर जाकर लड़ने के लिए कहा जाएगा, इसलिए वो बाहर नहीं गया। वो अपनी जगह पर डटा रहा, लड़ने के लिए तैयार। लेकिन जल्द ही विवान को एहसास हुआ कि उसका अंदाजा गलत था। लोहे का फाटक थोड़ी देर के लिए खुला ही था कि जमीन पर जंजीर घिसने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। अगले ही पल बाहर अंधेरे से एक साया अंदर आया। रोशनी कम थी, इसलिए विवान उस इंसान का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन कदकाठी देखकर इतना समझ आ रहा था कि वो एक औरत है। ऐसे खतरनाक माहौल में विवान सतर्क हो गया। उसने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ओए हीरो, आज की रात तू मेरा है। एक भारी और मर्दाना जैसी महिला की आवाज सुनाई दी। उसका लहजा एकदम जंगली था और उसकी बोली में गुंडागर्दी झलक रही थी। उसकी आवाज सुनते ही विवान के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम वही जंगली औरत हो जिसका जिक्र रोज ने किया था? विवान ने उसकी आवाज सुनते ही उसे तुरंत पहचान लिया। ऐसा नहीं था कि विवान की याददाश्त बहुत तेज थी, बल्कि बात यह थी कि पहले जब लोग हंस रहे थे तो उनमें केवल इसी एक महिला की आवाज थी, इसलिए उसे भूलना मुश्किल था। बकवास बंद कर, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। ए हीरो, मुझे निराश मत करना। उस जंगली औरत में सब्र बिल्कुल नहीं था। उसने झट से अपनी काली बनियान फाड़ डाली और विवान की ओर बढ़ने लगी। तुम क्या करना चाहती हो? विवान डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे एक ठंडी और सख्त दीवार थी। वो कोने में दुबक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि विवान कद में उस औरत से लंबा था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो जंगली औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ी तो विवान को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। छी, देखो तो जरा, तू कितना डरा हुआ है। चिंता मत कर, मैंने रोज से वादा किया है कि मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुझे मुझे खुश करना होगा, वरना रोज की सजा के डर के बावजूद मैं तुझे मार डालूंगी। वो जंगली औरत उस पर झपट पड़ी। यह देखकर विवान ने तुरंत अपने बचाव में एक मुक्का मारा। उसका मुक्का तेज था, लेकिन उस औरत ने बड़ी आसानी से अपना सिर घुमाकर उसे चकमा दिया। विवान की कलाई पकड़ी और फिर उसे अपने कंधे उठाकर जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। विवान की पीठ जोर से जमीन पर जा टकराई। वो दर्द से करा उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूटने वाली हों। उसका पूरा शरीर पल भर में ढीला पड़ गया। उस औरत ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बिस्तर पर पटक दिया। उसकी हरकतें बेहद जंगली थीं और उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। उसमें एक आम औरत से कई गुना ज्यादा ताकत थी। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं। विवान के बोलने से पहले ही वो औरत उस पर चढ़ बैठी। तुम हटो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। उस जंगली औरत की हरकतें देखकर विवान बुरी तरह घबरा गया। उसने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने केवल एक हाथ से विवान के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उन्हें उसके सिर के ऊपर दबा दिया। मेरे पास बहुत तजुर्बा और बहुत ताकत है, विरोध करने की सोचना भी मत। तेरा शरीर मेरा ये प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस औरत ने उसका मजाक उड़ाया। अगले ही पल सरर विवान के कपड़े बुरी तरह से फट गए और वो औरत नीचे झुकी और उसे पूरी तरह दबोच लिया। वो विवान की गर्दन पर पागलों की तरह चूमने और काटने लगी। एक आलीशान हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट, एक शानदार लाउंज के अंदर रोज के हाथ में रेड वाइन का गिलास था, लेकिन उसकी नजरें सामने लगी विशाल एलसीडी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे वो जंगली कैदी औरत विवान के साथ जबरदस्ती कर रही थी। तस्क, कितनी दरिंदगी है। बेचारी जान। रोज के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इस नज़ारे को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह और चमक थी।
वो ये सब देखने में मग्न थी कि तभी कमरे के बाहर हंगामा मच गया। रोज के माथे पर शिकन आ गई। वो इस शोरगुल से खुश नहीं थी। लेकिन अगले ही पल सान्या, जो कि डॉन सुरेंद्र की सगी बेटी थी, उसकी आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दी। क्या तुम दोनों अंधे हो? जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे रोज दीदी से मिलना है। मैडम सान्या, यह रोज मैडम का प्राइवेट कमरा है। उनकी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। दरवाजे के बाहर से आ रही आवाजों को सुनकर रोज ने तुरंत अपनी नाराजगी छिपा ली। उसने मॉनिटर बंद किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि सूट पहने हुए उसके दो हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड जमीन पर गिरे हुए थे। सान्या ने अपने हाथ झाड़े और नफरत से कहा, मैंने तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। ये सब तुमने खुद किया है। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, सोने के बजाय तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अपने दोनों आदमियों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर रोज को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराई। रोज दीदी, मेरा दिल टूट गया है और मैं बहुत उदास हूं, इसलिए मैं आपके साथ ड्रिंक करने आई हूं। रोज को देखते ही सान्या ने तुरंत एक बेचारा सा चेहरा बना लिया। वो जाकर रोज के गले लग गई और अपना सिर रोज की छाती से रगड़ने लगी, जिससे रोज हंस पड़ी। रोज ने हाथ बढ़ाकर सान्या के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, ठीक है, अब छोड़ो मुझे। तुम बस पीना चाहती हो, है ना? मेरे पास यहाँ दुनिया भर की शराब है, जितना चाहो पी लो। अकेले पीने में मजा नहीं आता। रोज दीदी, आपको मेरे साथ पीना होगा। सान्या अब भी नखरे दिखा रही थी। दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते लग रहे थे और रोज ने सान्या की जिद बिना किसी हिचकिचाहट के मान ली। कुछ ही देर में कमरे में रखी कॉफी टेबल तरह तरह की महंगी विदेशी शराब की बोतलों से भर गई। रोज ने अपने हाथ में पकड़े क्रिस्टल के गिलास को धीरे से घुमाया, जिससे अंदर की लाल शराब छलकने लगी। अब बताओ क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड नखरे दिखा रहा है, मेरे मैसेज इग्नोर कर रहा है और कॉल का जवाब नहीं दे रहा। मैं उससे मिलने उसके घर गई, लेकिन वो जानबूझकर मुझसे बच रहा है। उफ! सान्या बोलते बोलते एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर गई। रोज ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्सुकता से पूछा, बॉयफ्रेंड? वो कौन है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। सान्या ने एक गहरी आह भरते हुए कहा, अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप उसे नहीं पहचानेंगी। उसका नाम विवान है। उसका तलाक हो चुका है और वो मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड अन्विता का पति था। पहले तो रोज को ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने सान्या के मुंह से विवान और अन्विता का पति सुना, तो रोज के चेहरे का रंग उड़ गया। सान्या, मैंने ठीक से सुना नहीं। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का नाम दोबारा बता सकती हो? सान्या ने रोज की ओर शक भरी नजर से देखा और जवाब दिया, विवान, वही विवान जो अन्विता का एक्स हस्बैंड है। सीधा सादा, लेकिन बहुत जिद्दी। रोज का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन यह महसूस करते हुए कि सान्या उसे घूर रही है, उसने खुद को संभाला और शांत दिखने की कोशिश करने लगी। सान्या, तुम जरा पानी पियो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूं। यह कहने के बाद रोज तुरंत उठी और बाथरूम में घुस गई। उसने जेल में अपने आदमियों को फोन करने के लिए जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। उस जंगली औरत को तुरंत उसकी कोठरी में वापस ले जाओ, जल्दी करो। फोन रखने के बाद रोज के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। यह क्या मुसीबत है? मुझे लगा था कि विवान ही वो वारिस है जिसे भाई सुरेंद्र ने चुना था और जिसे वे ट्रेन करना चाहते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि विवान न केवल भाई सुरेंद्र का चुना हुआ वारिस है, बल्कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी है। अगर सान्या को पता चल गया कि रोज ने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि उस जंगली कैदी औरत को उसके बॉयफ्रेंड के साथ गंदा काम करने दिया जाए, तो सान्या शायद उसकी जान ले लेगी। उम्मीद है अभी बहुत देर नहीं हुई होगी। रोज ने मन ही मन प्रार्थना की। वो विवान की ताकत के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वो उस जंगली औरत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी। उस औरत को पहलवानी और लड़ने के दांव पेच आते थे और वो बेहिसाब ताकतवर थी। 10 मर्द भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। विवान के दुबले पतले शरीर को देखते हुए रोज को डर था कि कहीं वो जंगली औरत अपना काम कर न चुकी हो। उधर जमीन के नीचे बनी उस जेल में विवान बिस्तर पर लेटा हुआ था, पूरी तरह से पस्त और हारा हुआ। उसके कपड़े बहुत पहले ही फटकर चिथड़े हो चुके थे और वो उस बिस्तर पर लगभग नग्न हालत में पड़ा था। उस जंगली और बेहिसाब ताकतवर औरत के सामने विवान चाहकर भी कोई विरोध नहीं कर पाया था। उसे बस अपनी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में,
जैसे ही वो जंगली औरत उस पर पूरी तरह हावी होने वाली थी, तभी कोठरी का लोहे का दरवाजा धड़ाम से खुला। हाथों में बिजली वाली छड़े लिए 5 हट्टे-कट्टे आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने बिना कुछ कहे उस जंगली औरत को बिजली का जोरदार झटका दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। बिजली के झटके से वो औरत कौंप उठी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी भयानक गुस्सा भरा हुआ था। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या रोज ने मुझसे नहीं कहा था कि वो मुझे 2 घंटे का वक्त देगी? अभी तो कुछ ही देर हुई है और तुम मुझे वापस ले जा रहे हो? बकवास बंद कर, इसे बाहर खींचो। उस जंगली औरत की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए उन आदमियों ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में वो उस औरत को बाहर घसीट ले गए। जैसे ही भारी लोहे का फाटक बंद हुआ, विवान ने उठने की कोशिश की। अपने शरीर पर पड़े खरोंच और चोट के निशानों को देखकर उसे घिन और बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। किसी को जान से मारना तो एक पल का काम है, बस गर्दन काटी और खेल खत्म। लेकिन ये क्या था? क्या इसे ही जीते जी नरक कहते हैं, जहां शरीर और मन दोनों को तोड़ा जाता है? अगला दिन सुबह सुबह का वक्त, विवान अभी सो ही रहा था कि लोहे का फाटक एक बार फिर खुला। काले कपड़े पहने 2 हट्टे-कट्टे आदमी अंदर आए और उनमें से आगे वाले ने विवान के ऊपर कपड़े के 2 टुकड़े फेंक दिए। एक काली बनियान और एक काला शॉर्ट्स। दूसरे आदमी ने खाने की थाली जमीन पर रख दी। जल्दी करो और ये कपड़े पहन लो, 2 घंटे में तुम्हारा मैच है। वे दोनों जैसे आए थे वैसे ही चले भी गए, सिर्फ हुक्म देने और कपड़े खाना पटकने के लिए आए थे। विवान का मन हुआ कि वो हार मान ले। अगर मरना ही है तो लड़ना क्यों, बस खत्म हो जाने दो सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी मां आन्या, सान्या और जैस्मीन के चेहरे उसके दिमाग में घूमने लगे। जब विवान को याद आया कि वे लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी फिक्र कर रहे हैं, तो उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। उसने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया, कपड़े पहने और फिर थाली में रखा खाना जानवरों की तरह जल्दी जल्दी खाया। पेट भरने के बाद विवान ने उस छोटे से बंद कमरे में ही पुशअप्स और सिटअप्स करना शुरू कर दिया। मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता, मुझे जीना है, मुझे यहां से जिंदा बाहर निकलना है। कसरत करते हुए विवान खुद को लगातार हिम्मत देता रहा। जब तक सांस है तब तक आस है। वो ऐसे नहीं मर सकता। वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं छोड़ सकता। वो उन लोगों को दुखी नहीं देख सकता जो उससे प्यार करते हैं। अपनी मां के लिए, आन्या, सान्या और जैस्मीन के लिए उसे पत्थर बनना होगा। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, वो जीने के लिए लड़ेगा। उम्मीद की उस धुंधली सी किरण को पकड़कर रखेगा और इस नरक से जिंदा बच निकलेगा। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। विवान हर दिन अपने शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाने और आने वाली जानलेवा लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करने में लगा रहा। किस्मत अच्छी थी कि पिछले 7 दिनों में उसने जिन विरोधियों का सामना किया, हालांकि वे एक से बढ़कर एक ताकतवर थे, लेकिन वे कम से कम इंसान थे। वो उस जंगली औरत की तरह कोई जानवर नहीं थे। उस जंगली औरत का ख्याल आते ही विवान की रूह कांप जाती थी। 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब भी वो उस रात के बारे में सोचता, तो उसे बेहद घबराहट होती। वो औरत इतनी ताकतवर और बेरहम थी कि कुछ ही हमलों में उसने विवान को अधमरा कर दिया था। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं थी। उस दिन विवान अपने कमरे में वार्म अप कर रहा था और दिन के अपने 9वें मैच की तैयारी कर रहा था। तभी लाउडस्पीकर से रोज की वो चंचल और नशीली आवाज गूंजी, विवान, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी देर तक टिक पाओगे। सुरेंद्र भाई की पसंद और पारखी नजर की दाद देनी पड़ेगी। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। हालांकि अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अगले 2 मैचों में से एक भी हार गए तो तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कोने में लगे खुफिया कैमरे की ओर देखा, अपनी मुट्ठी भींची, दांत पीसे और ठंडी आवाज में कहा, दुआ करो कि मैं यहां से बाहर निकलूं, वरना मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। अरे वाह, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं आज ही तुम्हारे विरोधी को बदलकर उस जंगली राक्षसी को भेज देती हूं। वो उस रात के बाद से पागलों की तरह तुम्हें याद कर रही है। यह सुनते ही विवान के होंठ सिल गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने आखिरकार अपनी अकड़ छोड़ी और दांत पीसते हुए कहा, मैं उस औरत को नहीं हरा सकता। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन मुझे जलील करने की जरूरत नहीं है। हा हा हा। विवान, मुझे लगा था तुम अभी और जिद्दी बनोगे। चिंता मत करो, तुम्हारी मौजूदा ताकत के हिसाब से तुम उस राक्षसी से लड़ने के काबिल नहीं हो।
रोज की आवाज में जानबूझकर उकसाने और मजाक उड़ाने का भाव था, लेकिन विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो गुस्से से उबल रहा था, लेकिन वो इतना पागल नहीं था कि गुस्से में अपना होश खो बैठे। अगर वो जिद करता और उस जंगली औरत का सामना करता, तो उसकी मौत बहुत भयानक होती, और अगर वो मरता नहीं, तो भी वो औरत उसे इस कदर तोड़ देती कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता। हो सकता है वो अपना हाथ या पैर भी खो बैठता। विवान, मैं अगले 2 मैचों में तुम्हारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। ऐसे ही खेलते रहो। जैसे ही रोज की आवाज बंद हुई, लोहे का गेट फिर से खुल गया। विवान लोहे के गेट से बाहर निकला और अखाड़े में कदम रखा। इस बार उसका सामना एक विदेशी पहलवान से था। वो आदमी किसी पहाड़ जैसा विशाल था, कद में 6 फुट से भी लंबा, और उसका शरीर मांस और मांसपेशियों का एक चलता फिरता किला लग रहा था। विदेशी पहलवान की शर्ट नहीं थी, उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह उभरी हुई थी। वो देखने में ही एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था। जैसे ही विवान ने अखाड़े में कदम रखा, वो विदेशी उस पर शेर की तरह दहाड़ा, मानो वो अपनी आवाज और ताकत से ही विवान का हौसला तोड़ देना चाहता हो। टन-टन, घंटी बजी और मैच शुरू हो गया। विवान ने पहला हमला किया। वो जानता था कि अगर उसने ऐसे पहाड़ जैसे इंसान के खिलाफ सीधी ताकत, रो हंट्स का इस्तेमाल किया, तो वो पिटकर जमीन पर ही रह जाएगा। इतने ताकतवर दुश्मन को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसकी हर वार से बचना और उसके कमजोर हिस्सों पर हमला करना। 10 मिनट बाद विवान जोर-जोर से हौंफ रहा था, और उसकी रफ्तार काफी कम हो गई थी, लेकिन अपने विरोधी के मुकाबले वो अब भी बेहतर हालत में था। आखिरकार 10 मिनट की लड़ाई में विवान को केवल एक बार धक्का लगा था, जबकि उस विदेशी ने विवान के कम से कम 30 मुक्के खाए थे। हालांकि उस विदेशी की मांसपेशियां इतनी सख्त थीं कि विवान के मुक्कों का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। धुम धुम धुम, लगातार हमले झेलने के बाद वो विदेशी पहलवान अपना आपा खो बैठा था। यह देखकर विवान को अपना मौका मिल गया। विदेशी के भारी मुक्कों से बचते हुए वो पीछे हटते हटते कांटेदार तारों वाली जाली के करीब पहुंच गया। यही मौका है। जब वो तारों से सिर्फ आधा मीटर दूर था, तो विवान ने सही वक्त का इंतजार किया। जैसे ही विदेशी ने हमला किया, विवान फुर्ती से नीचे झुक गया और विदेशी की ठुड्डी एं पर एक जोरदार अपारकट मारा। विरोधी को झटका लगा और वो लड़खड़ाया। इसका फायदा उठाते हुए विवान बिजली की रफ्तार से उसके पीछे गया, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपने कंधे से उसे जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम, टक्कर लगते ही वो विदेशी संतुलन खो बैठा और एक तरफ लूक गया। खुद को संभालने के लिए उसके हाथ अनजाने में ही सामने लगी लोहे की जाली पर जा पड़े। जैसे ही उसने दोनों हाथों से लोहे की जाली पकड़ी, बिजली का एक तेज झटका, करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वो विदेशी कुछ सेकंड तक बुरी तरह कांपता रहा, और आखिर में बिजली के झटके से धमाके के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। सब खत्म। विवान ने एक गहरी सांस ली और थकान से अखाड़े के फर्श पर ही बैठ गया। तभी सारी लाइटें जल उठीं और अखाड़े के नीचे रोज खड़ी दिखाई दी। क्लैप, 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 उसने तालियां बजाते हुए तारीफ की। विवान, इस मैच में तुम्हारा प्रदर्शन वाकई शानदार था। हालांकि कल के आखिरी मैच में शायद तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी न रहे। बकवास बंद करो अपनी। विवान ने मुड़कर उसे गुस्से से घूरा। 9 दिनों तक यहां रहने के बाद अब वो रोज को अच्छी तरह जानने लगा था। रोज हर मैच में मौजूद रहती थी और मैच के बाद विवान की कमियों का मजाक उड़ाती थी। हालांकि विवान को रोज बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी वो उसकी बताई कमियों पर ध्यान देता था, उन पर सोचता था और खुद को सुधारने की कोशिश करता था। इन 9 दिनों में विवान की लड़ने की कला में जबरदस्त सुधार हुआ था। अगर उसे फिर से उस जंगली औरत का सामना करना पड़े, तो उसे पूरा भरोसा था कि अब वो कम से कम उसके सामने कुछ देर तो टिक ही पाएगा। रोज को जाते हुए देखकर विवान खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, कल मेरा विरोधी कौन है, किस तरह का होगा? यह सुनकर रोज रुक गई। वो मुड़ी और विवान की तरफ देखकर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान दी। पता नहीं क्यों, उसकी वो मुस्कान देखकर विवान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या यह पागल औरत सचमुच उस जंगली राक्षसी को मुझसे लड़ने के लिए भेज रही है? अगर ऐसा है, तो क्या मेरा मरना तय है? विवान ने मन ही मन सोचा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। विवान पूरे 9 दिनों से गायब था। इस दौरान आन्या, सान्या और जैस्मीन तीनों ने उससे संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। किसी का भी विवान से संपर्क नहीं हो पाया। पहले तो आन्या और जैस्मीन दोनों पुलिस को बुलाने के लिए तैयार थीं, लेकिन तभी डॉन सुरेंद्र ने आन्या को फोन कर दिया। सुरेंद्र ने आन्या को बताया कि विवान सुरक्षित है
और उसे कोई भी जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। आन्या ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सुरेंद्र ने सीधे धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस को बुलाया तो विवान की जान को खतरा हो सकता है। आन्या ने धमकी दी, गुस्सा दिखाया और मिन्नतें भी की, लेकिन सुरेंद्र भाई अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने बस इतना कहा कि वो विवान को 10वें दिन रिहा कर देंगे। और इस तरह आन्या ने 9 दिनों तक यह घबराहट और चिंता बर्दाश्त की। कल 10वां दिन था। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। आन्या करवटें बदलती रही। उसके दिमाग में सिर्फ विवान का ख्याल था। वो जाग रही थी कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसे लगा विवान का फोन है, इसलिए उसने बिना देखे तुरंत उठा लिया। आन्या जी, क्या विवान आपके साथ हैं? आन्या का दिल बैठ गया, क्योंकि फोन से विवान की नहीं बल्कि किसी औरत की आवाज आई थी। फोन करने वाली महिला विवान की एक्स वाइफ अन्विता थी। आन्या का मूड पहले ही खराब था। वो फोन काटना चाहती थी, इसलिए उसने रूखेपन से कहा, अन्विता, तुम उसकी एक्स वाइफ हो। विवान किसके साथ है और किसके साथ नहीं, इसमें दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मेहरबानी करके मुझे इतनी रात के फोन मत किया करो। आन्या का लहजा सख्त था, लेकिन अन्विता को गुस्सा नहीं आया। फोन के दूसरी तरफ से अन्विता ने संभल कर बोलते हुए कहा, आन्या जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपसे बहस करने के लिए फोन नहीं कर रही हूं। मैं बस आपसे गुजारिश करती हूं कि विवान को बता दे कि मैं और समर परसों दोपहर को अपनी सगाई की पार्टी रख रहे हैं। इसके अलावा परसों विवान से मेरे तलाक की प्रक्रिया का आखिरी दिन है। मैं उस सुबह कोर्ट जाऊंगी। प्लीज विवान को बता दीजिएगा कि मुझे इंतजार न करवाएं। इतना कहकर अन्विता ने फोन काट दिया। उधर एक 5 स्टार होटल के आलीशान स्वीट में, विवान, अगर तुम्हें अब भी मेरी थोड़ी सी भी परवाह है तो तुम जरूर आओगे, है ना? तुम्हें मुझे समर से सगाई करने से रोकना चाहिए ना? अन्विता कमरे की बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था। जब उसे पता चला था कि समर ने उसे नशीली दवा दी थी, तो उसने अगले ही दिन घर पर अपनी देखभाल के लिए एक नर्स रख ली थी। वो तब से काम का बहाना बनाकर उस घर में वापस नहीं गई थी जहां समर था। जहां तक समर से उसकी सगाई की बात थी, वो तो बस एक झूठ था जो उसने विवान को उकसाने और वापस बुलाने के लिए बोला था। समर की उस घिनौनी हरकत के बाद अन्विता को एहसास हुआ था कि वो अकेली पड़ गई है। उसके माता पिता पास नहीं थे और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके। और इस पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक ही इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी, और वो था विवान। इंदौर शहर, एक पुरानी और आलीशान हवेली। स्टडी रूम के अंदर सुरेंद्र बॉस वीडियो कॉल पर रोज से बात कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से रोज हर रोज सुरेंद्र बॉस को विवान की हालत की रिपोर्ट दे रही थी। वीडियो में रोज बेहद गंभीर और अदब के साथ खड़ी थी, मानो वो सुरेंद्र बॉस को अपना भगवान मानती हो। सुरेंद्र बॉस, मैंने कल विवान का आखिरी मैच उस जंगली औरत के साथ करवाने का प्लान बनाया है। आपका क्या ख्याल है? कल आखिरी मैच है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद उस लड़के को हराओ। जरा भी रहम मत करना, बस उसे जान से मत मारना। माफ कीजिए बॉस, मैं समझी नहीं। क्या आपका मतलब है कि आप विवान को जेल से जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहते? कल नतीजा जो भी हो उसे रिहा कर देना, लेकिन उसे आजाद करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक काम करो। हुक्म दीजिए बॉस। जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े ज्ञानी और योद्धा थे, और तुम्हारे परिवार के पास आज भी शक्ति और ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली एक प्राचीन गुप्त किताब मौजूद है। मैं चाहता हूं कि तुम वो किताब विवान को सौंप दो और उसे अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाओ। यह यह सुनकर रोज के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिखाई दी। सुरेंद्र बॉस, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और मुझे आपको मना नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने मरते वक्त कसम दी थी कि हमारी ये गुप्त विद्या किसी बाहरी इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। वो सुरेंद्र बॉस के आदेश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यह गुप्त तकनीक उसके परिवार की विरासत थी। उसके पिता ने साफ कहा था कि यह ताकतवर विद्या गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। रोज के इनकार का अंदाजा सुरेंद्र बॉस को पहले से था। उन्होंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपनी शर्त रखी, अगर तुम मान जाती हो तो मैं ये अंडरग्राउंड अखाड़ा और हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसके अलावा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वक्त से पहले खत्म कर दिया जाएगा। तुम हमारे संगठन की गुलामी से आजाद हो जाओगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकोगी। सुरेंद्र बॉस का यह प्रस्ताव रोज के लिए किसी सपने जैसा था।
भले ही वो बाहर से एक मालकिन दिखती थी, लेकिन असलियत में वो दूसरों के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली थी। ये अखाड़ा, ये रिज़ॉर्ट कुछ भी उसका अपना नहीं था। अगर कभी कुछ गलत होता, तो फंसती वही। बॉस, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। रोज़ ने अपने होठों को हल्का सा काटा। उसकी आंखों में कशमकश थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। आज़ादी और विरासत के बीच जंग चल रही थी। ठीक है। सुरेंद्र बॉस ने उसे मजबूर किए बिना धीरे से सिर हिलाया। फोन रखने से पहले दोनों ने कुछ मिनट और बात की। वीडियो कॉल खत्म होने के कुछ ही पल बाद स्टडी रूम के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। धड़ाम से दरवाजा खुला और सान्या अंदर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अपने पिता सुरेंद्र को देखते ही उसने चिल्लाकर पूछा, पापा, क्या विवान के गायब होने के पीछे आपका हाथ है? किसने कहा तुमसे ये? सुरेंद्र बॉस ने बड़े सुकून से मेज से एक किताब उठाई, पन्ना पलटा और पढ़ने लगे। अपने पिता की ये खामोशी देखकर सान्या का गुस्सा और भड़क गया। मुझे किसने बताया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपसे पूछ रही हूं, विवान अब कहाँ है? वो ठीक है और तुम उससे कल मिल सकती हो। सुरेंद्र बॉस अपनी बेटी सान्या के जिद्दी स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे पढ़ना है। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो तुम जा सकती हो। सान्या ने पैर पटकते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी उससे मिलना है। सान्या, तुम्हें मेरा गुस्सा पता है। अगर मैंने कहा कि तुम उसे कल देखोगी, तो मतलब कल ही देखोगी। सुरेंद्र के माथे पर शिकन आ गई, जो इस बात का इशारा था कि अब उनका सब्र टूट रहा है। सान्या कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन सुरेंद्र की आवाज अचानक सख्त हो गई। बाहर जाओ। हम, ठीक है, जा रही हूं। आपको क्या लगता है मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक है? सान्या गुस्से में बड़बड़ाई, लेकिन उसने अपने पिता को और उकसाने की हिम्मत नहीं की। अगर वो सचमुच अपने पिता को नाराज कर देती, तो अंजाम बुरा हो सकता था। चूंकि पापा ने कहा है कि वो कल मिल सकती है, तो एक दिन और इंतजार करने में कोई बुराई नहीं थी। सान्या के जाने के बाद सुरेंद्र बॉस किताब रखकर गहरी सोच में डूब गए। आन्या समझदार है, उसे विवान के भरोसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन सान्या का क्या? यह लड़की जिद्दी है और किसी की नहीं सुनती। इसे कौन संभालेगा? उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था और वो अपनी मौत से पहले सब कुछ व्यवस्थित करना चाहते थे। उनके दिल में सबसे बड़ी चिंता उनकी दो बेटियां थीं, आन्या और सान्या। इसीलिए उन्होंने विवान को चुना था, जानबूझकर उसे उकसाया, उसकी मर्दानगी को ललकारा और रोज के जरिए उसे नरक जैसी ट्रेनिंग दिलवाई। यह सब सिर्फ इसलिए था ताकि विवान एक सीधा-साधा इंसान न रहकर एक लोहे जैसा मजबूत मर्द बन सके। पुराना विवान बहुत शरीफ और नरम दिल था। वो कभी किसी चीज के लिए लड़ता नहीं था। ऐसा इंसान अच्छा तो होता है, लेकिन दुनिया उसे कच्चा चबा जाती है। विवान की शादी टूटने का कारण भी यही था, उसका जरूरत से ज्यादा शरीफ होना। अगर विवान कोई बाहरी होता, तो सुरेंद्र बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आन्या विवान को चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। अगर ऐसा है, तो एक पिता होने के नाते उन्हें विवान को बदलना ही था। कम से कम वो चाहते थे कि विवान इतना काबिल बन जाए कि वो आन्या और सान्या को दुनिया के तूफानों से बचा सके, उनका एक मजबूत सहारा बन सके। वक्त गुजरते देर नहीं लगी और अगला दिन आ गया। उस सुबह विवान जल्दी उठकर कसरत करने लगा और अपने आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी करने लगा। चर्रर। ठीक सुबह 10 बजे लोहे का गेट खुला। विवान ने एक गहरी सांस ली, कमरे से बाहर निकला और अखाड़े में कदम रखा। इस बार अखाड़े के बीच में पहले से ही एक शख्स खड़ा था, या यूं कहें कि एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने चेहरे पर सफेद लोमड़ी का मुखौटा पहन रखा था। उसका कद सामान्य था, उसके लंबे गहरे लाल रंग के बाल पीछे बंधे हुए थे। उसने सफेद रंग की मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म और काले जूते पहन रखे थे। वो रिंग के बीच में अपने दोनों हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ी थी, बिल्कुल किसी महान गुरु की तरह। जब विवान ने पहली बार देखा कि यह एक औरत है, तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा कहीं ये वो जंगली औरत तो नहीं, लेकिन उसने तुरंत इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि उसने सामने वाले को पहचान लिया था। क्या तुम बोर नहीं होती ये सब करके? विवान ने ताना मारा। हम। लोमड़ी का मुखौटा पहने महिला ने धीमी सी आवाज निकाली, जैसे उसे विवान की बात समझ ना आई हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक मुखौटा लगाकर तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? रोज। विवान ने अपनी आंखें नचाईं और सीधे उसका नाम ले लिया। यह सुनकर उस महिला ने अपना मुखौटा हटाया और हंसते हुए बोली, मैं थोड़ा सस्पेंस बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान लोगे। जैसे ही मुखौटा हटा, रोज का वो खूबसूरत और जानलेवा चेहरा विवान के सामने आ गया।
वो मुस्कुराते हुए विवान को देख रही थी, जैसे उसकी होशियारी की तारीफ कर रही हो। अगली बार थोड़ा प्रोफेशनल बनो, तुम्हारे ये लाल बाल ही तुम्हारी पोल खोल देते हैं, विवान ने आगे कहा। वैसे भी मैंने इस जानवरों के पिंजरे में केवल दो औरतों को देखा है, एक वो जंगली राक्षसी और दूसरी तुम। उस जंगली औरत का शरीर तुमसे अलग है, इसलिए अगर वो नहीं है तो जाहिर है यह तुम ही हो सकती हो। काफी तेज नजर है तुम्हारी, लेकिन अगर तुमने मुझे पहचान भी लिया है तो भी मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। रोज ने एक कातिल मुस्कान बिखेरी और अपनी उंगली से विवान को लड़ने का इशारा किया। आओ मुझसे लड़ो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है और तुम दुनिया की हकीकत से कितने दूर हो। क्या तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहती हो? विवान ने रोज को ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। विवान की नज़र में रोज एक नाजुक सी महिला थी, वो उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती थी। अगर वो सचमुच लड़ने पर आया तो उसे डर था कि कहीं वो उसे एक ही मुक्के में जमीन पर न गिरा दे। अगर मेरे साथ लड़ने में तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं उस जंगली औरत को तुम्हारे पास वापस भेज सकती हूं। नहीं, खबरदार। यह सुनते ही विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उस जंगली औरत से लड़ना मतलब खुद को जहन्नुम में डालना था। उसे पिटने का कोई शौक नहीं था। रोज ने धीरे से आह भरी। आह, मैंने तुम्हें इज्जत से लड़ने का एक मौका दिया, लेकिन तुम्हें वो नहीं चाहिए, तो फिर अब मेरे हाथ से पिटने के लिए तैयार हो जाओ। हे। विवान एक व्यंग्य भरी हंसी हंसा। पिछले कुछ दिनों में इस औरत ने उसे जो यातनाएं दी थीं, उन्हें याद करके उसका खून खौल उठा। अब जब उसे बदला लेने का मौका मिला था तो वो दया नहीं दिखाने वाला था। टन टन घंटी बजी, एक्शन का वक्त आ गया था। विवान ने अपनी मुट्ठी भींची और रोज से बदला लेने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जगह से हिल भी पाता, एक परछाई बिजली की रफ्तार से उसके सामने प्रकट हुई और अगले ही पल विवान हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। क्या हुआ? अभी अभी क्या हुआ? विवान का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे तो यह भी पता नहीं चला कि रोज ने उसे कब छुआ और कब उसे हवा में उछाल दिया। आखिर इस भयानक ताकत का राज क्या था? शुरू में विवान को लगा था कि आज वो अपना बदला ले लेगा, लेकिन 20 मिनट बाद वो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था और दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसी पल उसे अपनी जिंदगी और अपनी ताकत पर शक होने लगा। क्या हुआ? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? रोज के चेहरे पर अब भी वही हल्की सी मुस्कान थी। विवान को घूरते हुए उसकी आंखों में साफ मजाक दिखाई दे रहा था। किसने कहा कि मैं हार गया? यह सुनकर विवान का जिद्दीपन जाग उठा। वो तुरंत खड़ा हुआ और फिर से रोज की तरफ लपका। धड़ाम। जैसा कि उम्मीद थी, रोज ने उसे एक बार फिर मक्खी की तरह जमीन पर पटक दिया। उसे याद भी नहीं था कि रोज ने उसे कितनी बार धूल चटा दी थी। ये लड़ने का कौन सा तरीका है? विवान खड़ा हुआ, 2 कदम पीछे हटा और थोड़ी दूरी बना ली। रोज हंसते हुए बोली, जानना चाहते हो? मुझे हराओ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। विवान शेर की तरह दहाड़ा और उस पर फिर से झपटा। धड़ाम। हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर से कोशिश करूंगा। धड़ाम। तुम्हारी सांस फूल रही है, तुम्हारी रफ्तार कम हो रही है और तुम्हारी ताकत जवाब दे रही है। अपनी हार मान लो, जब तक जान है। मैं हार नहीं मानूंगा। धड़ाम। तुम बहुत कमजोर हो। तुमसे लड़ते समय मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, मैं तो बस तुम्हें जीतने का मौका दे रहा था। धड़ाम। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? आह, रुक जाओ, मेरा हाथ टूट जाएगा। कुछ पल पहले तक शेर बन रहा विवान अब दर्द से चिल्ला रहा था। रोज ने उसे जमीन पर दबा रखा था। विवान दया की भीख मांगते हुए बार बार अपने एक हाथ से जमीन पीट रहा था। आओ। वो भीख नहीं मांगना चाहता था, लेकिन रोज ने उसका दाहिना हाथ बुरी तरह मरोड़ रखा था। अगर रोज जरा सा भी और जोर लगाती तो उसका हाथ पक्का टूट जाता। हार मान ली? अगर नहीं मानी तो मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। रोज ने अपना घुटना विवान की कमर पर गड़ा दिया और धीरे धीरे अपने हाथों से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवान की मांसपेशियों में जानलेवा दर्द होने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए। वो हार मानने को तैयार नहीं था। अभी भी जिद्दी बने हुए हो? कड़क। रोज के एक ही झटके से विवान का हाथ कोहनी से उतर गया। तेज दर्द की लहर दौड़ गई। विवान के माथे की नसें फूल गईं और वो ठंडे पसीने से भीग गया। इसके बावजूद उसने अपने दांत भींचकर हार मानने से इनकार कर दिया। अब भी नहीं।
रोज रुकी नहीं। उसने आगे बढ़कर विवान का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और एक झटके में उसे भी अपनी जगह से उतार दिया। विवान को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखें पथरा गईं और वो लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। अगर हिम्मत है तो मुझे जान से मार दे। विवान की आंखें दर्द से फट गई थीं और वो गुस्से में चीखा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? रोज ने नफरत भरी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया और विवान का टखना पकड़ लिया। विवान के होंठ कांपने लगे और उसने हताशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसकी गर्दन पर एक तेज वार हुआ, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। न जाने कितने समय बाद विवान की नींद खुली। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, लेकिन जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था वो जानवरों का पिंजरा नहीं था। यह एक बेहद आलीशान और खूबसूरत कमरा था। कमरे में एक भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। उसने खाली नजरों से चारों ओर देखा, फिर उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसके दोनों हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इतना ही नहीं, उसके गंदे शरीर को भी साफ किया गया था और उसे एक ढीला ढाला बाथरोब पहना दिया गया था। उस बाथरोब से गुलाब की हल्की महक आ रही थी। जाग गए। विवान अभी सोच ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक परछाई अंदर आई। आने वाली कोई और नहीं बल्कि रोज थी, जिसने विवान को इस हद तक तोड़ा था कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। रोज ने हल्के नीले रंग की एक फिटिंग वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जिस पर फूलों की कढ़ाई थी। उसके हाथ में वाइन का एक गिलास था। उसने अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रखा, दाहिने हाथ में पकड़े क्रिस्टल गिलास को धीरे से घुमाया और मुस्कुराते हुए हैरान विवान को देखने लगी। विवान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, ये कौन सी जगह है? हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट। मुझे यहां लाने का क्या मतलब है? विवान की आंखों में शक था। वो सोच रहा था कि रोज उसे यहां क्यों लाई है। तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा बदलाव पूरा हो चुका है, अब से तुम आजाद हो। रोज ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन विवान ने उसकी मीठी बातों पर भरोसा नहीं किया। वो अब भी सतर्क था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या मैं अब जा सकता हूं? नहीं। रोज ने धीरे से अपना सिर हिलाया। रोज की बात सुनकर विवान गुस्से में आ गया। झूठी कहीं की, तुमने अभी कहा था कि मैं आजाद हूं, तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने कहा कि तुम अभी नहीं जा सकते, ये नहीं कहा कि कभी नहीं जा सकते। रोज ने विवान की तरफ आंखें नचाईं और चिड़चिड़ाते हुए कहा, सुरेंद्र बॉस ने मुझे तुम्हें कुछ सिखाने का आदेश दिया है। जब तुम वो सीख लोगे तो तुम आराम से जा सकते हो। क्या है वो? विवान के चेहरे पर उलझन थी। रोज ने पलक झपकाई। वो चीज बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखी है, खुद ही देख लो। यह सुनकर विवान ने टेबल की ओर देखा, जहां एक पीली पड़ चुकी पुरानी किताब रखी थी। उसने हैरानी से उस किताब को उठाया और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसका चेहरा लटक गया। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। यह परम शक्ति की एक गुप्त विद्या है, जो अब दुनिया से लगभग गायब हो चुकी है। इसका अभ्यास करने से तुम्हारी अंदरूनी ताकत बढ़ेगी और शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। इसमें महारत हासिल करने से तुम्हारी उम्र भी लंबी हो सकती है। रोज ने अपने गिलास की शराब एक घूंट में पी ली, खाली गिलास एक तरफ फेंका और विवान की ओर बढ़ी। उसे करीब आते देख विवान सतर्क हो गया। तुम क्या करना चाहती हो? ये कैसे डरे हुए भाव हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे शरीर पर मर मिटूंगी? तुम्हारे जैसे पतले दुबले लड़के मेरा प्यार बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। विवान की घबराहट देखकर रोज को हंसी आ गई। वो बिस्तर के पास आई और तेजी से विवान की छाती, पेट और नाभि के नीचे कुछ बिंदुओं पर अपनी उंगलियों से थपथ पाया। अगर तुम्हें यह विद्या सीखनी है तो सबसे पहले अपनी सांस और ऊर्जा को काबू करना सीखना होगा। जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो सांस लेने का ही एक तरीका है। जिन जगहों पर मैंने अभी इशारा किया, वो रास्ते हैं जहां सांस लेने के बाद तुम्हारी ऊर्जा बहेगी। अब इन रास्तों पर ध्यान लगाकर सांस लेने की कोशिश करो। विवान ने जैसा कहा गया था वैसे गहरी सांस ली, लेकिन सांस पूरी करने से पहले ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। यह देखकर रोज ने उसके माथे पर हल्का सा मुक्का मारा और डांटा, क्या तुम्हें सांस की बीमारी है? इतनी जोर जोर से और लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? विवान का कंफ्यूज चेहरा देखकर रोज ने धैर्य से समझाया, सांस लेने की यह विधि एक बार में फेफड़ों को गुब्बारे की तरह फुलाने के लिए नहीं है, बल्कि टुकड़ों में सांस लेने और धीरे धीरे हवा को शरीर के निचले हिस्से तक उतारने के लिए है। चूंकि तुम अभी नए हो, इसलिए 3 हिस्सों में सांस लेने की कोशिश करो। हर सांस के साथ हवा को उन बिंदुओं तक ले जाओ
जहां मैंने इशारा किया था। रोज की बात मानते हुए विवान ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसका चेहरा लाल नहीं हुआ, लेकिन 3 बार सांस लेने के बाद उसे साफ महसूस हुआ कि उसके अंदर ज्यादा हवा जा रही है। हालांकि जब उसकी सांस नाभि से थोड़ा नीचे पहुंची, तो विवान उसे और रोक नहीं पाया और एक झटके में सारी हवा बाहर निकाल दी। लगभग आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद विवान को साफ महसूस हुआ कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और तेज हो गया है। इतना ही नहीं, उसे लगा कि उसकी ताकत में भी थोड़ा इजाफा हुआ है और उसकी सांसें पहले से ज्यादा गहरी और दमदार हो गई हैं। कमाल है, विवान हैरान रह गया। यह पहली बार था जब उसने सांस लेने के इस जादुई तरीके का अनुभव किया था। भले ही यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसका असर जबरदस्त था। यह अंदरूनी ऊर्जा जगाने की एक प्राचीन विधि है। अगर तुम इसका लगातार अभ्यास करते रहोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत दोगुनी होगी और शरीर गठीला हो जाएगा। रोज, जो अब बिस्तर के किनारे बैठी थी, धैर्यपूर्वक विवान को समझा रही थी। विवान को शायद ठीक से समझ न आए। यह सोचकर रोज ने आगे कहा, यहाँ ताकत का मतलब मांसपेशियों की शक्ति है, जबकि ऊर्जा का मतलब तुम्हारे स्टेमिना और फेफड़ों की शक्ति है। तुम मांसपेशियों को इंजन समझ लो और ऊर्जा को पेट्रोल। अगर पेट्रोल अच्छा होगा, तो इंजन ज्यादा पावर देगा और लंबे समय तक चलेगा। विवान ने समझदारी से सिर हिलाया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, वैसे तुम और वो जंगली औरत, तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? रोज हैरान हुई कि विवान ने अचानक यह सवाल क्यों पूछा। उसने विवान की ओर देखा और 3 उंगलियां उठा दी। विवान ने हैरानी से कहा, 30 और 70 का अनुपात, मतलब तुम उससे थोड़ी ही कमजोर हो। रोज ने भौहें चढ़ाईं और मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं बेवकूफ, मेरा मतलब है मैं उसे 3 मिनट में 7 बार हरा सकती हूं। इतनी ज्यादा ताकतवर? विवान सन्न रह गया। उसका उस जंगली औरत से पाला पड़ चुका था, और वो औरत किसी दानव से कम नहीं थी। हालांकि वो रोज से भी पिट चुका था, लेकिन रोज ने तकनीक से उसे हराया था, इसलिए उसे रोज की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। उस जंगली औरत ने सिर्फ ऊपरी तौर पर लड़ना सीखा है। उसके पास जानवरों जैसी ताकत के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम 3 से 5 साल तक यह ट्रेनिंग कर लो, तो तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। यह सुनकर विवान ने उस पुरानी किताब को उठाया और पूछा, और अगर मैं इस किताब में लिखी हर बात सीख लूं, तो क्या होगा? रोज ने जवाब दिया, अगर तुम यह पूरा सीख गए, तो 10 जंगली औरतें भी मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ठीक है, तो मैं सीखूंगा। यह सुनकर विवान ने पक्का इरादा कर लिया कि वो रोज की सिखाई विधि का अभ्यास जारी रखेगा। जब वो इसमें माहिर हो जाएगा, तब वो इस किताब के बाकी राज भी सीखेगा। उसका मकसद सिर्फ एक था, एक दिन उस जंगली औरत को बुरी तरह पीटना और उस रात की बेइज्जती का बदला लेना। चलो, मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। अगर कुछ पूछना हो, तो बाद में आना। रोज ने एक आलसी अंगड़ाई ली। उसने विवान को आंख मारी, जिसका साफ मतलब था, अब मेरे बिस्तर से उतरो। चूंकि रोज उससे ज्यादा ताकतवर थी, विवान चुपचाप बिस्तर से उठ गया। सान्या किसी भी पल यहां आती होगी। इन दिनों यहां जो कुछ भी हुआ, उसे मत बताना। और हां, सुरेंद्र बॉस ने कहलवाया है कि आन्या का ख्याल रखना, वरना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर रोज बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद ली। उसे दोपहर में सोने की आदत थी। जैसे ही विवान रोज के कमरे से बाहर निकला, रोज की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। रोज की बातों से ऐसा लग रहा था कि पिछले 10 दिनों का सारा नरक सिर्फ सुरेंद्र बॉस का एक टेस्ट था। विवान इस बात को मानना नहीं चाहता था, लेकिन रोज ने उसे इतनी कीमती विद्या सिखाई और वो पुरानी किताब भी दी। अगर सुरेंद्र बॉस उसे अपना नहीं मानते, तो इतना कीमती तोहफा क्यों देते? भले ही उसे सुरेंद्र बॉस का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन नतीजा वाकई अच्छा था। 10 दिनों में वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने मुझे 10 दिन तक जानवरों की तरह रखा। भले ही वो मेरा होने वाला ससुर हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विवान मन ही मन बड़बड़ाया। सुरेंद्र बॉस से हिसाब बराबर करना जरूरी था, वरना उसके दिल को चैन नहीं मिलता। सिर्फ सुरेंद्र बॉस ही नहीं, उस जंगली औरत से भी बदला लेना था। जहां तक रोज की बात है, उसे वो माफ कर सकता है, क्योंकि उसने उसे यह गुप्त विद्या सिखाई और वो किताब दी। विवान यह सब सोच ही रहा था कि अचानक सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई। विवान, इससे पहले कि विवान सिर उठाकर देख पाता, एक लड़की किसी तितली की तरह उड़ती हुई आई और सीधे उसके गले लग गई। विवान का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन जब उसने देखा कि उसे गले लगाने वाली सान्या है, तो वो थोड़ा शांत हो गया। अरे कमीने, तुम तो पूरे 10 दिन गायब रहे। मुझे लगा तुम मरवर गए। सान्या ने अपना सिर उठाया।
विवान का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसे गौर से देखने लगी। विवान के कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ी, तुम पहले से ज्यादा गोरे हो गए हो, लेकिन तुम्हारा वजन कम हो गया है। क्या पिछले 10 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? सान्या की चिंता ने विवान के दिल को सुकून दिया, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा अजीब भी महसूस हुआ। 10 दिनों तक अंधेरे में रहने और अपना दिन या तो कसरत करने या दूसरों से लड़ने में बिताने के बाद उसे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इंसान नहीं, बल्कि एक खूंखार जंगली जानवर बन गया हो। कोई बात नहीं, बस मुझे कुछ बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। विवान ने सहज होने का नाटक किया और लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन सान्या की आंखें भर आईं। उसने हाथ बढ़ाकर विवान के चेहरे को धीरे से सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें फिर कभी ऐसी मुसीबत झेलनी पड़े तो बस मुझे बता देना। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, यहां तक कि अपने पापा को भी नहीं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। विवान ने प्यार से उसकी नाक को छुआ। अगले ही पल सान्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया, अपने पंजों के बल खड़ी हुई और उसे चूम लिया। सान्या के इस अचानक हमले पर प्रतिक्रिया देने का वक्त भी विवान को नहीं मिला। जब उनके होंठ कसकर मिले तो विवान को एहसास हुआ कि सान्या ने उसे एक बार फिर जबरदस्ती किस किया है। वो सान्या को धक्का देकर दूर करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो ऐसा नहीं कर सका। उसके पिछले आक्रामक चुंबनों के उलट इस बार सान्या का चुंबन बहुत कोमल था, हल्का और नाजुक, मानो वो विवान को चोट पहुंचाने से डर रही हो। हल्के चुंबन के बाद लाल आंखों वाली सान्या ने विवान की आंखों में गहराई से देखते हुए गंभीरता से कहा, विवान, अब मैं क्या करूं? मुझे एहसास हो गया है कि मैं अनजाने में ही तुमसे प्यार करने लगी हूं। विवान से उसका संपर्क 2 बार 10-10 दिनों के लिए टूटा था। पहली बार उसके पिता ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। उस समय उसे विवान की याद बस थोड़ी सी आई थी, लेकिन इस बार वो न केवल उसे याद कर रही थी, बल्कि उससे मिलने, उसे गले लगाने और उसे जोर से चूमने के लिए बेताब थी। शुरू में उसने विवान से केवल आन्या से बदला लेने और उसे चिढ़ाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन जैसे जैसे वो विवान को जानने लगी, उसे धीरे धीरे इस शरीफ इंसान से प्यार हो गया। सान्या, असल में मैं, विवान का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ी। वो एक लड़की थी, लंबी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। आन्या। दूरी के बावजूद विवान ने एक नज़र में ही उसे पहचान लिया। वो आन्या थी। उसे नहीं पता था कि आन्या यहाँ क्यों थी, या उसने सब कुछ देखा था या नहीं। वो आन्या के पास जाना चाहता था, लेकिन आन्या ने उसे देख लिया और वहां से भाग गई। सान्या, मुझे माफ करना, मुझे आन्या को रोकने जाना होगा। विवान घबरा गया। उसने सान्या को एक तरफ हटाया और तेजी से आन्या के पीछे उसी दिशा में भागा जिधर वो गई थी। विवान को बिना पीछे मुड़े जाते हुए देखकर सान्या ने अपने निचले होंठ को काट लिया और चुपचाप आंसू बहाने लगी। विवान, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? क्योंकि मैंने पहले आन्या को जलाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा है तो तुम जीत गए। मैं मानती हूं कि मैं गलत थी, मुझे तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी हूं। विवान आन्या का पीछा करते हुए हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट से बाहर तक आया। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, उसे गैराज की दिशा से एक सुपरकार के इंजन की तेज दहाड़ सुनाई दी। उसने सिर घुमाकर देखा तो एक चमकीली लाल रंग की फरारी गैराज से निकलकर तेजी से बाहर जाने वाले रास्ते पर आ रही थी। यह देखकर विवान ने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। उसने उस रास्ते को रोक दिया जिस पर से लाल फरारी को गुजरना था। हालांकि फरारी की रफ्तार कम नहीं हुई। इस रफ्तार पर अगर विवान किनारे नहीं हटता तो एक्सीडेंट पक्का था और वो हवा में उछल जाता। लेकिन विवान को जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और तेज रफ्तार से आ रही फरारी के सामने खड़ा हो गया। 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 में चूंचू टायर घिसने की तेज आवाज फरारी झटके से रुक गई। कार का अगला हिस्सा विवान से आधे मीटर से भी कम दूरी पर था। अगर आन्या ने 1 सेकंड भी देर से ब्रेक लगाया होता तो शायद विवान की टांगें टूट जातीं। आन्या ने गुस्से में हॉर्न बजाया, अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और विवान पर चिल्लाई, रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगा। तुम चाहो तो मुझ पर गाड़ी चढ़ा दो, मार डालो मुझे, लेकिन मैं फिर भी नहीं हटूंगा। विवान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। आन्या गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सचमुच एक्सीलरेटर बाकर विवान को टक्कर मार दे। तभी पीछे से किसी और कार का हॉर्न बजा।
आन्या घबरा गई और दांत पीसते हुए बोली, तुम अभी भी वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो? बैठो कार में। ठीक है। यह सुनकर विवान का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो झट से दौड़कर बगल वाली सीट एंटर ए पर बैठ गया। वूम। जैसे ही वो कार में बैठा, आन्या ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी को हवा की रफ्तार से भगा ले गई। कार के अंदर विवान ने अपना सिर झुकाया और कनखियों से आन्या के चेहरे को देखने लगा। क्या तुम नाराज हो? नहीं। तो क्या तुम रोई थीं? नहीं। लेकिन तुम्हारे गालों पर अब भी आंसुओं के निशान हैं। इससे तुम्हें क्या लेना देना है? आन्या ने मुड़कर विवान को गुस्से से घूरा। वो बहुत गुस्से में थी और उसे लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी चाहती थी, लेकिन वो कुछ कहना नहीं साफी हुई। विवान ने धीरे से कहा, अभी जो हुआ वो एक गलतफहमी थी, मैं समझा सकता हूं। इसमें समझाने जैसी क्या बात है? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उसने तुम्हें किस किया और तुमने उसे रोका तक नहीं। आन्या की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गईं। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, पिछली बार उस लड़की ने तुमसे झूठ बोला था, कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। और इस बार क्या वो फिर से तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? नहीं, प्लीज ऐसी बेबुनियाद बातें मत सोचो। विवान बेबसी से मुस्कुराया। वो समझाना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो अभी-अभी हुई घटना को कैसे समझाए। सान्या ने उसे अचानक किस किया था, इसमें उसकी क्या गलती? जब आन्या तेज रफ्तार में गाड़ी चला रही थी, तो उसने ठंडे और सधे हुए लहजे में पूछा, विवान बताओ, ऐसा क्यों है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? विवान ने धीरे से आह भरी। वो रो रही थी और मैं उसे दूर धकेलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। यह जवाब सुनकर आन्या ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और अचानक उसे सड़क के किनारे रोक दिया। उसने अपना सिर घुमाया और विवान को अपनी ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, वो रो रही थी, इसलिए तुमने उसे दूर नहीं धकेला, बस उसे खुद को किस करने दिया। विवान को भी लगा कि उसकी सफाई थोड़ी अजीब थी। कमीने। आन्या ने हाथ उठाया और विवान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। विवान की पलकें झपकीं। वो उस थप्पड़ से बच सकता था या उसे रोक सकता था, लेकिन उसने न तो बचने की कोशिश की और न ही उसे रोका। उसने सोचा कि अगर आन्या अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे थप्पड़ मारना चाहती है, तो मार ले, शायद इससे उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन थप्पड़ लगा ही नहीं। आन्या का हाथ उसके गाल से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर हवा में ही रुक गया। उसने विवान को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तुम पीछे क्यों नहीं हटे? विवान ने जवाब दिया, तुम मुझसे नाराज हो। अगर मुझे पीटने से तुम्हें अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि यह सौदा बुरा नहीं है। विवान का जवाब सुनकर आन्या का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी थी। उसने कहा, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ चिपक रहे हो। विवान, बस यही आखिरी बार है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विवान ने तुरंत उसे यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं पक्का, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम मर्दों की बातों पर भरोसा करना बेवकूफी है। आन्या के लहजे में अब काफी नरमी आ गई थी और उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघल रही थी। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? मुझे कैद करके रखा गया था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि कहाँ। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? विवान चुप रहा। सिर्फ इसलिए कि वो सुरेंद्र बॉस है, मेरा सगा बाप। तो तुम उसके हाथों कैद रहे और अब तुम पुलिस को बुलाकर उसे सबक सिखाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो? क्या तुम्हें शुरू से ही सब पता था? विवान हैरान रह गया। आन्या ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, जब भी तुम्हें तंग किया जाता है, तुम हमेशा चुपचाप क्यों सह लेते हो? क्या तुम कोई भीगी बिल्ली हो? अगर वो तुम्हें कैद करे, तो पुलिस को बुलाओ और उसे जेल भिजवाओ। विवान मुस्कुराया और बोला, मैं तो पहले उसे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हें मेरे साथ रहने देने को तैयार है और मुझसे वादा लिया कि मैं भविष्य में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। आन्या गुस्से से भड़क उठी, बेवकूफ, मैं तो उसे अपना बाप मानती भी नहीं, तुम उसकी बातों को लेकर इतने सीरियस क्यों हो? मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो हमारे रिश्ते के लिए मान गया है, तो मैं पुलिस को फोन नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या? लेकिन मुझे बाद में उसे पीटने का मौका जरूर चाहिए। पफ हा हा हा। जब आन्या ने सुना कि विवान सचमुच उसके पिता सुरेंद्र बॉस को पीटना चाहता है, तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मैं सहमत हूं, उसे बुरी तरह पीटा जाना चाहिए, इतना कि उसका चेहरा सूअर जैसा हो जाए। आन्या। आन्या को हंसते देख विवान ने राहत की सांस ली। क्या?
मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। विवान के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम। विवान को यह कहते हुए सुनकर कि वो उसे चूमना चाहता है, आन्या घबरा गई। उसके गोरे गालों पर शर्म की लाली साफ झलकने लगी। विवान को अब भी सीधे अपनी ओर घूरते देख आन्या शर्मा गई और चिढ़कर बोली, अरे बुद्धू, अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो कर लो ना। मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हो? क्या तुम मुझसे हाँ या ना की उम्मीद कर रहे हो? हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, विवान आगे झुका, अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटीं और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। यह पहली बार था जब उसने अपनी मर्जी से किसी लड़की को चूमा था। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उनका वो पल गहरा होता चला गया। काफी देर बाद वे अलग हुए। आन्या की सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं और उसकी आंखें नशे में डूबी लग रही थीं। उसने एक कातिल अदा से कहा, और तुमने मुझे किस किया है, तो अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। विवान मुस्कुराया और उसने उसे फिर से एक छोटा सा प्यार भरा किस किया। हनी, अन्विता ने कल रात मुझे फोन किया था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कल सुबह कोर्ट जाकर अपने तलाक के पेपर साइन कर दो। उसने यह भी बताया कि कल उसकी और समर की सगाई की पार्टी है। जब उसने यह कहा तो आन्या ने विवान के चेहरे को ध्यान से देखा, यह जानने के लिए कि उस पर क्या असर होता है। विवान शांत रहा, मानो उसने ऐसी खबर सुनी हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यह तो बहुत बढ़िया है। आखिरकार मैं उस मतलबी औरत से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकूंगा। उसकी सगाई किसी और से हो रही है। क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? जलन? मुझे जलन क्यों होगी? इन दोगले और फरेबी लोगों को तो एक साथ जेल में बंद कर देना चाहिए ताकि ये किसी और शरीफ इंसान की जिंदगी बर्बाद न कर सके। हनी, क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? आखिरकार वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। बीती बातों को कुरेदना नहीं चाहिए और किसी की गलतियां गिनाकर उसे जलील नहीं करना चाहिए। तुम अब हद पार कर रही हो, या फिर तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम मुझे इसलिए ताना मार रही हो क्योंकि मैं एक तलाकशुदा आदमी हूं। विवान ने मजाक में गुस्सा दिखाते हुए आन्या को घूरा। हा हा हा। आन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी, एक बेहद खुशी भरी हंसी। तुम तलाकशुदा हो, लेकिन मैं तो कभी किसी रिश्ते में रही ही नहीं। तुम्हारे साथ रहकर मेरा तो घाटा हो रहा है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। विवान भी हंस पड़ा और बोला, एक मिनट रोना और अगले ही मिनट हंसना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? अब तुम पिटोगे। आन्या ने मुंह फुलाया और विवान को मारने के लिए हाथ उठाया। विवान ने तुरंत डरने का नाटक किया और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। महारानी जी, मुझे बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आन्या ने नखरे दिखाए। उसने विवान को घूरकर देखा, फिर गाड़ी की एक्सीलेटर दबाकर उसे रिवरफ्रंट विला की ओर ले गई। इसी बीच एक होटल के आलीशान स्वीट में अन्विता सोफे पर सिकुड़कर बैठी थी और अपने फोन की स्क्रीन पर चमकते मैसेज नॉट डिलीवर्ड एसेजन एमेजर के निशान को खाली निगाहों से घूर रही थी। विवान, क्या तुम कल आओगे? मैं तुमसे मिलना चाहती हूं।